क्या आप 20 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं या आप अपने पैशन को एज ए स्टार्टअप कन्वर्ट करना चाहते हैं? बीइंग ए वुमन एंटरप्रेन्योर, क्या गर्ल्स के सामने अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम होती हैं या मैं कहूँ स्ट्रगल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे जो इस वीडियो में स्टार्ट करो स्टार्टअप सीरीज के वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाले हैं, जिसमें हम लेके आ रहे हैं मिस ज़ील रितु अग्रवाल को, जिन्होंने बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल से शुरुआत की और विद इन 5 इयर्स वो एक सेलिब्रिटी डिजाइनर बनी। आइए जानते हैं उनकी इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग जर्नी को। हाय जी। जी, मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आपने अपने 20s में एक बड़ा ही करियर का माइलस्टोन अचीव किया है, वो भी सेलिब्रिटी डिजाइनर बनने का। ये बहुत ही एक यूनिक लेवल का आपने एक अचीवमेंट लिया है। तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि 20s की जो एज होती है उसमें सभी लोगों का एक रहता है कि यार कॉलेज में या स्टूडेंट में लाइफ में एक मस्ती चल रही है, फुल मजे कर रहे हैं सब लोग। तो उस टाइम पे आपने करियर का इतना बड़ा डिसीजन लिया, कैसे पॉसिबल था? क्या इसके पीछे इंस्पिरेशन थी? आपको कैसे लगा कि यार ये आइडिया ऐसा है जिसमें मेरे को अपना करियर बनाना है? प्लीज आप हमें बताइए। मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे डिजाइनिंग करना था एंड मेरी मॉम ने भी मेरे ड्रीम्स पे काफी बिलीव दिखाया। जब मैं अपना डिजाइनिंग का स्टडी कर रही थी तब व्हाइल स्टडीइंग ओनली मेरे पेरेंट्स अलग हो गए, डिवोर्स हुआ उनका। तो मुझे प्रोफेशनली स्टार्ट करना ही था। तो मेरी मॉम ने बोला कि 2 रूट होते हैं, एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है, और मुझे मेरा खुद का ब्रांड, मेरा अपना नाम बनाना था। तो मैंने थोड़ा लॉन्ग रूट सोचा लेने का। मैंने सोचा टाइम लगेगा लेकिन मैं बिल्ड करूंगी तो अब अपना ही ब्रांड बिल्ड। मेरी मॉम तो जैसे कर ही रही थी, बाय ब्लड मुझे ये मिला है ये चीज। तो जब वो कर रही थी उसके बाद मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे अपना बिजनेस सेटअप करने में हेल्प की। तो जब हम लोग कुछ भी हमने लिया नहीं था, लिए बिना निकले थे। एंड मेरी मॉम ने स्क्रैच से मुझे हेल्प किया मेरे ड्रीम को बिल्ड करने में। मम्मा का फुल सपोर्ट था। तो उस टाइम पे तो काफी इमोशनली, लेकिन एक बड़ी बात है कि उस टाइम पे उन्होंने खुद को भी संभाला और आपको भी बिल्कुल पॉजिटिवली अपने करियर को कुछ आगे बढ़ाने के लिए आपको फुल सपोर्ट किया। और एक गर्ल के लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है गर्ल्स को आगे बढ़ने के लिए, सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप मतलब इतना आगे तक गए, आगे तक पहुंचे। तो वो उसके पीछे क्या रीजन था आपका? मेरी मॉम को एक चीज पता थी लाइफ में। उन्होंने एक ही चीज बोली कि आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फाइनेंशियली आपको किसी पे डिपेंडेंट कभी नहीं रहना चाहिए, वो आप खुद के लिए करते हो। तो कभी आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े पैसों को लेके, वो चीज आनी नहीं चाहिए। और बहुत कम लोग इतने लकी होते हैं कि उन्हें अपना ड्रीम परस्यू करने मिलता है। तो मैं अपने काम को एज अ पूजा ले लो या उस तरह से ले लो, क्योंकि मुझे वो चीज करने, हर सुबह उठ के मैं वो कर पा रही हूँ जो मैं हमेशा सोचती थी करने के बारे में। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात है। प्लस मेरी मॉम का इतना बड़ा सपोर्ट है, अभी भी ऐसा है कि उनका फुल ऑन सपोर्ट है। तो मैं ये कर पाती हूँ। तो आप अपने पैशन को चेज करते जा रहे हैं लाइफ में और सक्सेस के लिए बिल्कुल कोशिश करते रहें। बिल्कुल ग्रेट। सो आपने जो ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तो उस टाइम पे आपका क्या एक इनिशियल कॉस्ट लगी होगी? डेफिनेटली कुछ तो कॉस्ट रही होगी। तो वो फंड कहाँ से आया? प्लस आपके जो कारीगर आपने अपॉइंट किए होंगे जो कि उस फील्ड में जिनका स्पेशलाइजेशन होगा, वो आपको कैसे मिले? किस तरीके से आपने कितना मैन पावर एंगेज किया? प्लीज आप। बहुत छोटे से स्टार्ट किया था और मेरी इन्वेस्टर एक्चुअली मेरी मॉम थी। तो मॉम ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। एंड एक कारीगर से मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरे पास मैन पावर एक ही था। तो विद इन 1 और 2 ईयर धीरे धीरे मैंने मेरा मैन पावर इंक्रीज किया। और आज मेरी 30 to 40 वर्कर्स की पूरी यूनिट है। हार्डवर्क वाले हो गए, स्टिचिंग के हो गए, मेरा वर्कशॉप अलग है। तो पूरा 2 वर्कशॉप है मेरे। तो हैंडवर्क का अलग है एंड स्टिचिंग वाला वर्कशॉप अलग है। एंड सारे बंगाली कारीगर है मेरे जो हार्डवर्क करते हैं, बिकॉज वो लोग बेस्ट होते हैं उस काम में। तो मुझे मेरे क्लाइंट्स को बेस्ट देना था हमेशा से। तो जिसकी जो स्पेशलिटी है मैं वैसे ही लोगों को प्लेस करना चाहती थी अपनी यूनिट में।
सो उस हिसाब से मैंने सब प्लेस किया, धीरे धीरे काम बढ़ा, वर्कर्स बढ़े, यूनिट बढ़ी, और इस तरह से हमने अपने खुद के डिजाइन्स बनाए, एग्जिबिट किए, लोगों को पसंद आया, और धीरे धीरे इस तरह से हमारा काम इंक्रीज हुआ। तो इसमें बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ज्यादा काम करती है, या फिर आपका एक पर्टिकुलर जो डिजाइन है उसको आप प्रमोट करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के थ्रू, किस तरीके से? दोनों फील्ड वर्क करती है इक्वली। ऑनलाइन से ये होता है कि जैसे आज मैं अहमदाबाद में हूँ, तो ऑफलाइन पब्लिसिटी से अहमदाबाद का क्राउड आएगा, या उनके रिलेटिव्स सपोज आउट ऑफ अहमदाबाद रहते वो आएंगे। बट ऑनलाइन में वो लोग जो ऑफलाइन मेरा ब्रांड नहीं जानते, तो वो लोग मेरे लेबल को सर्च कर रहे हैं, मेरा काम सर्च कर रहे हैं, तो ऑफलाइन भी मुझे इंस्टा वगैरह के थ्रू काफी आते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं। तो इसमें फिर मेरा एक छोटा सा डाउट है कि बीइंग एन अहमदाबादी, आपका जैसे बॉम्बे बेसिकली इसका अपना बिजनेस का एक मेन एपिक सेंटर हो गया, तो वहाँ का जो क्राउड है वो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू या ऑफलाइन जैसे भी आपने अप्रोच किया होगा, तो क्या ये एक छोटी सिटीज या मैं कहूँ मेट्रो सिटीज में होकर अगर बात करें, तो कैसे एक यंग एंटरप्रेन्योर ट्राई करेगा, एक वुमन एंटरप्रेन्योर ट्राई करेगी बड़े सिटीज के कस्टमर्स को अपना मटेरियल सप्लाई करने के लिए, अपनी डिजाइन्स उनको पहुंचाने के लिए? सपोज अगर आप अभी इतने केपेबल नहीं कि आप अपना स्टोर कर सकें या शॉप कर सकें उस सिटी में, उस बड़ी सिटी में, क्योंकि वहाँ पे रेंट्स उतने ज्यादा होते हैं, तो एक सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि आप अच्छे जो एग्जीबिशंस होते हैं, जहाँ क्लीन क्राउड आता है, लग्जरियस क्राउड आता है, जो आपका कलेक्शन, आपकी डिजाइनिंग, आपके आर्ट को समझ सकता है, उसको इम्पोर्टेंस, तो उसकी इम्पोर्टेंस समझता हो, तो वैसे एग्जीबिशंस में, बिकॉज वहाँ मैंने एग्जिबिट किया है, वहाँ से मुझे वैसा क्राउड मिला है, और लोग आपका फिर वहाँ से काम देखेंगे। प्लस आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड, तो वहाँ पे आपके ऑब्वियसली आजकल हर कोई अपने ब्रांड का पेज बनाता ही है इंस्टा पे, वहाँ पे अपना वर्क प्रमोट करता ही है, तो वहाँ के थ्रू आप अपना एक काम भी, ऑनलाइन काम भी प्रमोट कर सकते हो। वेबसाइट के थ्रू आजकल आप सेल कर सकते हो, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, तो वहाँ से सपोज आपका यूएस है, यूके है, कहीं पे भी है, तो वहां तक आपका काम जा सकता है थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। तो जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं है, ब्राइडल और लग्जरी वेयर भी, जो लग्जरी ब्राइडल कलेक्शन होता है, इंडियन वेयर होता है, वो भी आउट ऑफ इंडिया जाता है, ऑनलाइन के थ्रू भी जाता है। तो ज़ील, आपका ये कहना है कि जो हमारे जितने भी स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं उनके लिए एक चैलेंज रहता है कि यार मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च किया जाएगा या क्या है, तो सबके लिए आपका ये मैसेज मुझे जो समझ में आया वो ये है कि आजकल के जमाने में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका स्टार्टअप फाउंडर को होना चाहिए रियलाइज कि यार ये जो टूल्स हैं इसका यूज करते हुए आप अपनी अप्रोच, अपनी ब्रांड की जो पोजीशनिंग है वो किसी भी लेवल तक आप कर सकते हैं। आप जरूर नहीं है कि आप किसी बड़ी पीआर एजेंसी को हायर करें, क्योंकि आपके पास इतने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के स्टार्टिंग में नहीं होता, आपके पास नहीं होता इतना, तो आप इस तरीके से भी अपना जो अपनी स्ट्रेंथ है आजकल की यूथ की टेक्नोलॉजी, उसको यूटिलाइज करते हुए अपना ब्रांड को पोजीशनिंग करें, और बड़ा ही मैं बोलूंगा कि आज के टाइम के लिए बेस्ट चीज है टेक्नोलॉजी इज बेस्ट, क्योंकि वहाँ आपको क्राउड का एक रीच मिलता है, जो क्राउड तक आप नहीं पहुँच सकते वो क्राउड तक टेक्नोलॉजी पहुँच सकती है। तो अगर उसका सही तरीके से सही जगह पे क्लिक किया जाए तो आपका काम बढ़ने ही वाला है, वो कम नहीं होने वाला है, और लोगों तक आपका काम पहुंचेगा ही, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा जो आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगा। तो इस पे मेरा एक और क्वेश्चन कि आपको कैसे अपना फर्स्ट सेलिब्रिटी मिला जिसको आपने चेस किया, जिसको आपने पिक किया कि सर या मैम मुझे अपना प्रोडक्ट आपके लिए डिजाइन करना है? कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी तो डेफिनेटली आपकी रही होगी यहाँ पर। मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू ऑनेस्टली पिंच किया था, जिसके बारे में हम बात करें। जी, इंस्टाग्राम के थ्रू पिंच किया था, एंड मैंने सब मैसेज ड्रॉप करके कोलैबोरेशन के लिए छोड़ दिया था, एंड मुझे पता नहीं था कि होगा नहीं होगा, बट उनका फिर रिवर्ट आया। तो लकीली फर्स्ट एक्ट्रेस जो थी, एक टेलीविजन एक्ट्रेस थी, फेनिल उमरीगर नाम है उनका। क्या नाम है? फेनिल उमरीगर। सो उस टाइम उनका शो काफी हिट था जब मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया था। जी टीवी पे उनका आई गेस शो था, तो काफी हिट जा रहा था, एंड वो लीड में थे, एंड मुझे उम्मीद नहीं थी कि लीड एक्ट्रेस मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगी, तो मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें सोर्स किया था अपना आउटफिट। ओके, आपने मतलब एक सिंपल इंस्टा पे मैसेज भेजा और उसी के थ्रू आपका एक डील करना। जी, जैसे आपका ब्रांड नेम है मैट्रीज, उसके पीछे की आपकी क्या स्टोरी है? आई मीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेम है ये मैट्रीज। मैं जब 11th में थी,
तब से मैंने मेरे ब्रांड के लिए नेम सोच लिया था। सो MAA मतलब होता है माँ। ओके। बिकॉज आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू माई मॉम, मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ। ट्री में टी तो डाला था ट्री के हिसाब से। RI मेरी मॉम का नाम ऋतु है, तो उनका RI मैंने लिया और लास्ट में Z मेरा है। तो सब कुछ क्लब करके वो अंडर द रूफ ऑफ मदर्स लव, ऐसा कुछ मतलब माँ की छाया। माँ की छाया में, बिल्कुल करेक्ट। तो आपका जो 5 इयर्स का पूरा एक जर्नी रहा है, जिसमें आपने अपने ब्रांड मैट्रीज को काफी हद तक बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश कर चुके हैं आप ऑलरेडी, काफी सेलिब्रिटीज के साथ आप टाई अप कर चुके हैं, तो प्लीज आप बताएं कि किन किन लोगों तक आप अपनी सेलिब्रिटीज तक अपना ब्रांड को पहुंचा चुके हैं, किन के साथ टाई अप हो चुका है, और इन कुछ लोगों का डेफिनेटली आपके साथ एक सपोर्ट रहा होगा जिनके थ्रू आप आज इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। प्लीज आप बताएं। पंकज, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने बताया आपको फर्स्ट ईयर जो मेरा था, जब मैंने मेरा ब्रांड लॉन्च किया था, तो फर्स्ट ईयर में मुझे मेरा पहला कोलैबोरेशन मिल गया था एक सेलिब्रिटी के साथ, टेलीविजन सेलिब्रिटीज के साथ। तो उसके बाद से तो कोलैबोरेशन होते गए, काफी टीवी या काफी बॉलीवुड वालों के साथ मैंने काम किया है। अमायरा दस्तूर है, इशिता दत्ता है, शेनू परीक है, कनिका मन है, और वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस जिनको सब जानते हैं। टीवी इंडस्ट्री में से भी काफी, ये जो मैं नाम बता रही हूँ इनको सब जानते हैं, क्योंकि टेलीविजन हर कोई दिखता है। तो इन लोगों के साथ काम किया। और रही बात सपोर्ट की, तो अब मैं नाम उन लोगों का लेना चाहती हूँ स्पेशली जिनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। पारुल चौहान है, तो पारुल चौहान इज लाइक माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, मतलब मेरी बड़ी बहन ही कह लो। तो पारुल चौहान है, चारुल मलिक है, पारुल चौधरी है, ये 3 लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो मेरी बहन कह लो, मेरे गाइड कह लो, जो मुझे सपोर्टर कह लो, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। हैंड होल्डिंग रहा। मतलब मैंने पहले एक ऐसा कंसेप्ट शूट सोचा था जो मुझे करना था। तो जो पारुल चौहान दी मैं बता रही हूँ, उन्होंने मीडिया में मेरा कराया, आज तक में कराया इंटरव्यू पूरा। तो पूरा शूट मेरा फिर वो आज तक में कवर हुआ। उसके बाद मैं चारुल दी से मिली। चारुल दी इंडिया टीवी के लिए में उनका शो था। तो उन्होंने जब वो मुझसे मिली तो उन्होंने कहा कि अब मैं भी तुम्हारी बहन हूँ और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ, ये मेरी छोटी बहन है। मेरी मॉम को कहा ये मेरी छोटी बहन है और इसको मैं आगे ले जाऊंगी। तो इंडिया टीवी में मेरे काफी बार 2-3 बार मेरा कवरेज आया शूट्स का और सबका, जितने भी। तो ऐसा हो गया था कि वो लोग अपनी तरह से जो मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते थे, मेरे कॉस्ट्यूम्स प्रमोट करना, या फिर वहां पे मुझे एज अ डिजाइनर बड़े बड़े शोज में ले जाना। मैं ZTV के गोल्ड अवार्ड्स में भी गई उनके थ्रू। तो पहली बार वो मेरा फर्स्ट अवार्ड शो था जो मैंने अटेंड किया लाइव का, जहाँ पे इतने सारे एक्टर्स आए हुए थे। काफी अच्छा। तो अच्छा लगता है। और अगर आपको ऐसे लोग मिल जाए सपोर्ट करने के लिए, आपके टैलेंट में बिलीव करने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आगे ही बढ़ते हो। बिल्कुल। तो इसमें मेरा एक पॉइंट था जो आपने बताया कि काफी हैंड होल्डिंग रही इन बड़े सेलिब्रिटीज की, चाहे टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस भी हो या बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस। तो मुझे लगता है कि लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन सा बना हुआ है कि फॉर्मर में लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। तो आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में? मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, एंड वहाँ क्रिएटिविटी और आर्ट को प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आप हार्डवर्किंग हो, अगर आप में टैलेंट है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। टैलेंट इज मस्ट। टैलेंट होना चाहिए, एंड खुद पे आपको अपने टैलेंट पे भरोसा आना चाहिए करना। और राइट टाइम पे मैं मानती हूँ राइट कनेक्शंस होने चाहिए। आप सही लोगों से मिल रहे हो, अच्छे लोगों से मिल रहे हो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, तो आप आगे ही जाते हो, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ऐसा है। ओके, ग्रेट। सो कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जो आपको एज अवार्ड शो में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, मेरा फर्स्ट अवार्ड था मुझे वी इंडिया की तरफ से एज द बेस्ट सेलिब्रिटी डिजाइनर मिला था। और मेरा सेकंड अवार्ड जो मैंने, वी इंडिया वाला तो वर्चुअल था, बट क्योंकि कोविड टाइम में था, बट फिर उसके बाद कोविड के बाद मुझे पटना बुलाया गया था आदि आबादी वुमेन अचीवर अवार्ड की तरफ से। वहाँ पे मुझे एज द यंगेस्ट सेलिब्रिटी डिजाइनर अवार्ड किया गया। तो ये दो काफी कम एज में काफी अच्छे बड़े अवार्ड्स मिले आपको। जी, जैसे आपकी जर्नी में कुछ मिस्टेक्स रही होगी, तो आप लोगों को क्या गाइड करना चाहोगे कि लोग उन मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में रिपीट ना करें?
वैसे तो मेरी मॉम हमेशा मेरी सपोर्ट में रही मुझे गाइड करने के लिए, बिकॉज वो काफी टाइम से कर रही थी। बट हाँ, एक मिस्टेक मुझसे ये हुई कि जब मेरा काम धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा, बढ़ने लगा, तो मैं अपना लेबर्स काफी बढ़ाने लग गई थी। एंड सैलरी पे रहते थे तो उनकी सैलरीज भी उतनी मेरे मंथली उसमें एक्सपेंसेस में काउंट होती जाती थी। तो मैंने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए थे मेरे, जिसकी वजह से सेविंग्स नहीं हो पा रहे थे। ओके। तो वो एक फाइनेंशियल बाउंड आ गया था। सो जब तक आपका कॉन्स्टेंटली 6 मंथ्स या 1 ईयर तक, आई गेस वो पीरियड तक आपका वो सेम स्पीड से वर्क नहीं हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना लेबर बढ़ाओ। हाँ, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, जैसे आपका काम बढ़ रहा है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। बट एक बार में बढ़ा देना जस्ट बिकॉज आपको महीना 2 महीने वो इतनी स्पीड में और तो सारा काम आ रहा है, तो दैट इज नॉट समथिंग आई वुड सजेस्ट, क्योंकि ये गलती मैंने की थी। आप कमा रहे थे, वो पूरा का पूरा बिजनेस में री इन्वेस्ट करते जा रहे थे, और अगर लेबर के जो एक्सपेंसेस थे वो तो आपके एक तरीके से बढ़ने लग गए क्योंकि आपने लेबर भी इंक्रीज कर दी जी। तो वो सही बात है, अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा आपके प्रॉफिट पे आता है। जो ये आपका बिजनेस है उसमें आप कस्टमर्स को, जो आपके सेलिब्रिटीज हैं, उनको बड़े ही यूनिक डिजाइन आप बना के ऑफर करते हैं। तो ये बहुत ही एक इनोवेटिव टाइप का रहता है, यूनिकनेस रहती है इसमें। तो कैसे आपके माइंड में एक ऐसा डिजाइन क्रिएट होता है कि यार ये बनाना है मुझे? मुझे हमेशा कुछ अलग करना पसंद है, तो मैं इमेजिन करती हूँ, मोस्टली आंख बंद करके इमेजिन करने की कोशिश करती हूँ। और सच तो ये कि मैं हर ड्रेस में खुद को इमेजिन करती हूँ। तो आप खुद के लिए कभी कुछ बुरा नहीं बनाते हो, तो वो आउटकम बेस्ट ही होके आता है। तो किस सेलिब्रिटी के लिए डिजाइन करना आपका ड्रीम है? बॉलीवुड में तो सोनम कपूर एंड दीपिका को मैं ड्रेस करना चाहती हूँ। एंड हॉलीवुड में मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस है कियारा नाइटली करके, सो उनके लिए मैं कपड़े डिजाइन करना चाहती हूँ। ग्रेट। और एक हमारा यहाँ पे अभी एक 2-3 साल, आपने 5 साल हुए हैं आपको बिजनेस में, लेकिन 2-3 साल वाला पीरियड एक अक्रॉस इंडिया में बात करें तो इंडस्ट्री के लिए काफी मुश्किल निकला हुआ। कोरोना टाइम आप सबको, तो उस टाइम पे क्या चैलेंजेस रहे? अपना रेवेन्यू कैसे इम्पैक्ट हुआ या कुछ? बहुत मतलब वो तो क्रिटिकली था पूरा टाइम ऑनेस्टली, बट गिव अप नहीं करना वो एक ही ऑप्शन होता है लाइफ में। जो फाइट करना जानते वो कभी गिव अप नहीं करते, और गिव अप मैंने तो कभी, मेरी मॉम को देखा है तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है गिव अप करना। तो कोई ना कोई ऑप्शन निकालना था, जैसा कि मैंने बताया सोशल मीडिया या फिर आप इंटरनेट ले लो। तो ऑब्वियसली हम लोग जब बंद किया था वो लॉकडाउन पीरियड में, तो सारा कलेक्शन हम लोग अपने पास ले आए थे घर पे। यूनिट से आप अपने यूनिट से ले आए थे, बिकॉज वो एक डर रहता है ना गंदा हो जाए या यहाँ पे तो हम ध्यान रख सकते हैं। तो वीडियो कॉल्स पे जो हमारे नोन में क्लाइंट्स थे, हमारे क्लाइंट के कॉन्टैक्ट्स थे, तो हम उन्हें देख के हम लोग ने इंटरनली बिजनेस चालू रखा था। मार्केटिंग कंटिन्यू रखी आप? मार्केटिंग कंटिन्यू रखी थी। जिसको पीस पसंद आता था वो ऑनलाइन पेमेंट करके वो ब्लॉक करा लेता था। तो इस तरह से हमने काम स्टार्ट रखा था अपना। एंड खुलने के बाद मेरे पास बैक टू बैक इतने ब्राइडल ऑर्डर्स आए कि मेरे पास बैठने का भी टाइम नहीं था। मैं रात को 1-2 बजे तक भी काम कर रही थी। ऐसा टाइम आया था, तो मैं ये सोच रही थी कि नहीं आएगा, बट खुलने के बाद 1-2 महीने ऐसे आए भी थे कि इतना मतलब भीड़ चाल या फिर क्लाइंटल नहीं था। बट आफ्टर 1 और 2 मंथ ऐसा हुआ था कि बहुत ज्यादा, मतलब लोगों ने इतने महीनों से लगता है खरीदी नहीं करी थी, तो सब एक बार में आ गए थे। तो अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, तो लाइफ में पॉजिटिव ही होता है। नेवर गिव अप। तो वो एक ऑप्शन रखोगे तो आगे बढ़ते जाओगे और वो बेस्ट रहेगा। तो इसमें मुझे एक पॉइंट ये भी लगता है कि हो सकता है उस टाइम पे पर्टिकुलर आपके रेवेन्यू तो बढ़े ही, और आपने बताया कि पोस्ट कोरोना आपके बिजनेस में इम्प्रूव भी हुआ काफी। जी। तो क्या लोग आपके डिजाइन को काफी ज्यादा पसंद करने लग गए थे, और आपको कुछ बिग शॉट्स के भी ऑर्डर, जो एक मतलब लोकल मार्केट की बात करें, अहमदाबाद मार्केट की? जी। हुआ था, ऐसा हो गया था कि कोविड के डर से लोग है ना ट्रैवल करके, जैसे अहमदाबाद जैसी सिटी में है, तो यहाँ पे जो बिग शॉट्स होते हैं, बड़े क्लाइंट्स होते हैं, दे फ्लाई टू मुंबई या दिल्ली जाते हैं शॉपिंग करने। बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में जाना प्रेफर करते हैं। बट ड्यू टू कोविड वो लोग डर के मारे जा नहीं रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सर्च करने की कोशिश की। एंड उस तरह जो हम लोग जैसे डिजाइनर्स थे, जो अपकमिंग डिजाइनर्स बोल लो, जो डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, बड़े स्केल पे लक्ष्य सेगमेंट में जाने की सोच रहे हैं, तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि उन लोगों ने हमारा काम देखा एंड उस लेवल का हमने फिर काम किया। अगेन आप में टैलेंट है तो आप अपने
कितने भी चैलेंजेस आए तो उसको ओवरकम करते हुए आप अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। एंड हर टाइम का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। सो हम अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेते हैं तो वो हमें पॉजिटिवली ही गाइड करता है। कोरोना की वजह से आपका बिजनेस इंप्रूव हो पाया। तो ज़ील, अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आगे? फ्यूचर प्लान्स तो ये है कि मैं मैट्रीज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक ले जाना चाहती हूँ। जैसे कि बड़े बड़े हम ब्रांड्स जानते हैं, डियोर हो गया, शनैल हो गया, वर्साची हो गया, तो उनके खुद के परफ्यूम, उनका परफ्यूम में भी होता है, एक्सेसरीज में भी होता है। वो लोग ग्लोबली एक तो वो सब जगह रिकग्नाइज्ड है वो सारी ब्रांड्स, और उनके अंदर ही उनका पर्सनलाइज सब कुछ रहता है। तो मैं मैट्रीज के अंदर भी ऐसा करना चाहती हूँ, मैट्रीज के परफ्यूम्स हो, मैट्रीज के शूज हो, मैट्रीज के बैग्स हो, तो एक एक्सेसरी रेंज हो और परफ्यूम रेंज हो, तो उसको लग्जरी सेगमेंट में तो मैंने एंटर कर लिया है, बट मैं उसे और लग्जरियस बनाना चाहती हूँ और ग्लोबली उसे ले जाना चाहती हूँ, ताकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी हमारा एक इंडियन ब्रांड ऐसा हो जो लोग जानते हो ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इससे आप फिर आगे यूथ को क्या मैसेज पास ऑन करना चाहती हो? यूथ को मैं यही मैसेज पास ऑन करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल होता है। आपको अपना एक गोल सेट करना है, एम्बिशन सेट करना है, और आपको बस उसे अचीव करने में लगना है। आपको कहीं स्टॉप नहीं होना, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फोकस, दैट्स समथिंग मैं बिलीव करती हूँ। अगर आप लाइफ में फोकस्ड हो अपने एम्बिशन को और गोल को लेके, तो आप कभी पहली बार तो गिरते नहीं हो, और आपके पास एक ही ऑप्शन होता है आगे जाने का, पीछे आने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आपको पहुंचना कहाँ है। तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे आपको कहाँ पहुंचना है। तो अपने लिए एक लेवल सेट करो, अपना गोल सेट करो एंड उसके पीछे लग जाओ। डजंट मैटर आपके पास मनी है, आपके पास किसी का सपोर्ट है या नहीं है। जब टाइम आता है और जब आप कुछ करना चाहते हो, करने लगते हो, तो पैसे भी आ जाते हैं और सपोर्टर्स भी आ जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आएंगे, वो अपने आप हो जाता है। ग्रेट। बस आपको एक इनिशिएटिव लेना होता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। राइट। सो यूथ के लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगता है ये फैशन इंडस्ट्री, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं काफी ज्यादा यूथ भी इसको देखेंगे आगे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यूथ किस अपॉर्चुनिटी को कैटर कर सकता है, किस वे में अपना करियर डिसाइड कर सकता है? करियर फैशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज भी है, जैसे कि स्टाइलिंग है, ब्रांड मैनेजमेंट है, फिर किड्स वेयर है, मेंस वेयर है। ये सब कुछ ऐसी फील्ड्स है जो एस्टेब्लिश हो सकते हैं। इन फील्ड्स में इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट अभी तक उतने लोग आए नहीं है प्रॉपर्ली। वुमेन्स वेयर ऐसा है कि उसमें बहुत सारे डिजाइनर्स हो गए हैं। तो ये सारी अलग अलग फैशन रिलेटेड फील्ड्स जो है उसमें जो यूथ है वो ट्राई कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, और उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी काफी मिल सकती है। कोविड के टाइम पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्लोगन आया था, वोकल फॉर लोकल। सो आप अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को किस तरीके से रिलेट कर पाते हैं? क्या है कुछ सिमिलरिटी इस स्लोगन के साथ में आपके ब्रांड की? सबसे पहली सिमिलैरिटी यही है कि मेरा ब्रांड इंडिया में है, तो और मेरे क्लाइंट्स भी मोस्टली इंडियंस ही है। बट हाँ, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे कोविड के बाद काफी बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, हिट हुए हैं, और एज इंडियंस हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के काम को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी का काम अच्छा है, तो ट्राई कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडियन डिजाइनर्स या इंडियन ब्रांड्स या इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ने में। उनका काम अच्छा दिख रहा है, उनकी क्रिएटिविटी दिख रही है, उनकी मेहनत दिख रही है, उनकी मेहनत को सपोर्ट करो। हम जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं हमारा। हाँ, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो वोकल फॉर लोकल एक्चुअली में बहुत ही अच्छा नारा हो सकता है अगर हम अपने दिमाग में फिट कर ले, एक दूसरे को हेल्प करने की सोच ले तो। बिल्कुल, जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी को हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें तो डेफिनेटली इससे पूरा कंट्री वाइड एक इम्पैक्ट आएगा। सो अंकुश एंड चेतना, मैं भी आप दोनों के लिए एक चीज कहना चाहूंगी। ये जो आप दोनों नया कंसेप्ट लाए हो, स्टार्ट करो स्टार्टअप, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे, जितना फ्रीली आप लोगों ने मुझसे बात की, मुझे बहुत अपनापन सा लगा और बहुत अच्छा लगा। कहीं पे भी मैं
कॉन्शियस नहीं हुई एंड एज अ फ्रेंडली एकदम एटमॉस्फेयर हो गया था, हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कहाँ से बात खत्म करें। तो आई अप्रिशिएट आप लोग का ये जो नया कंसेप्ट है उसे, जो आप लोगों तक एक इम्पैक्ट देना चाहते हैं अपकमिंग स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप लोग जिन्होंने किया उनकी स्टोरीज के थ्रू। तो आई एम श्योर ये आपका जो आइडिया है बहुत आगे जाएगा। एंड गाइज डू वॉच देयर शो बिकॉज उनके कंसेप्ट एंड जो लोग उनके शो पे आ रहे हैं वो हम जैसे नॉर्मल स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने छोटे से स्टार्ट किया है एंड धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड फ्यूचर ब्यूटीफुल फ्यूचर अहेड। Thanks, we wish same for you. Guys, please like, subscribe and comment.